दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल फन एग्जाम एशके में। आज हम फॉरेस्ट गार्ड का क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भाग है भाग 4। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने भाग 3 पहले ही अपलोड कर दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मैंने हिंदी सामान्य ज्ञान, ठीक है, और सामान्य ज्ञान जीएस के और उत्तराखंड जीएस, ठीक है फ्रेंड्स, कुल मैंने 90 क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, जिसमें हिंदी के 20 रहेंगे, ठीक है, उत्तराखंड के 40 रहेंगे और सामान्य ज्ञान के, ठीक है, जीएस के 30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले ही मैं 3 भाग अपलोड कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखे हों वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, एससी, एसटी और शहरी शहरी एससी, एसटी और शहरी और ग्रामीण ग्रामीण ठीक है, इनका जो है लिंगानुपात वो कितना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब पूछा है कि एससी एससी का लिंगानुपात आएगा 936। ठीक है, 936 मतलब यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 936। ठीक है, और एसटी का लिंगानुपात जितना अपना राज्य का है तो 963। ठीक है, शहरी का लिंगानुपात आएगा 484। ठीक है, और ग्रामीण का लिंगानुपात कितना है, ग्रामीण का है 1000 पूरा कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स, ये था तुम्हारा, जिसने भी ये आंसर किए थे उसका करेक्ट था। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है फ्रेंड्स, और आज भी आपको वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन मिलेगा, आपको कमेंट करके बताना है कि उसका सही आंसर क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन्हें ध्यान से याद रखना। ठीक है, 2011 के अनुसार एससी का लिंगानुपात 936, एसटी का 963, शहरी क्षेत्र का 484, ग्रामीण क्षेत्र का 1000। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे बन चुके हैं, ध्यान रखना। चलो फिर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, खर शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। ठीक है, आपको बताएं, यह है तुम्हारे खर अनेकार्थी शब्द। ठीक है, इसका जो एक अर्थ आएगा वो कौन सा नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है, गधा भी होता है खर का, तिनका होता है और एक राक्षस भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, उन्मूलन का विलोम है, इसका सही आंसर आ जाएगा रोपड़। ठीक है, उन्मूलन का मतलब क्या होता है, ठीक है, समाप्त कर देना या बिल्कुल खत्म कर देना। ठीक है, और रोपड़ का क्या होता है बताओ। ठीक है, रोपड़ मतलब द्वारा से स्थापित करना या लगाना। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया कि शुद्ध वर्तनी वाला, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अंत्याक्षरी बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, पूजनीय पूजनीय ऐसे नहीं होता है, इसका होता है तुम्हारा पूजनीय। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है शुद्ध वर्तनी, पूजनीय होता है। ठीक है, तदुपरांत नहीं होता है, ये होता है तुम्हारा तदुपरांत, तदुपरांत। ठीक है फ्रेंड्स, और तुम्हारा कवित्री कवित्री, ठीक है, कवित्री ये सही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी तुम्हारे सब गलत हैं, और जो तुम्हारा अंतराक्षरी है वो बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, इनका शुद्ध रूप पूजनी पूजनीय का पूजनीय हो जाएगा। ठीक है, तदोपरांत का तदुपरांत हो जाएगा, और कवित्री का कवित्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलादीन का चिराग का अर्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तुम्हारा मुहावरा है, अलादीन का चिराग, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है। अब इसमें देखो, हिमालय हिम प्लस आल्य, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी तुम्हारी दीर्घ संधि। इत्यादि इति धन आदि यण संधि हो जाएगी। तल्लीन तत् प्लस लीन, यहाँ पर व्यंजन संधि आपकी। ठीक है, देवेंद्र देव प्लस इंद्र, इसमें तुम्हारी कौन सी संधि है, गुण संधि है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, लालटेन किस भाषा का शब्द है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विदेशज, जो लालटेन शब्द है वो तुम्हारा किसका है, अंग्रेजी भाषा का। अगला क्वेश्चन है, दुकूल किसका पर्यायवाची है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दुकूल किसका पर्यायवाची है, तो कपड़े का। अगला क्वेश्चन है, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ लगते हैं। आपको मुझे प्रत्यय प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका होता है कृत प्रत्यय और एक होता है आपका तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय तुम्हारे क्रिया के पीछे लगते हैं, तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के पीछे कौन से लगते हैं, तद्धित प्रत्यय। अब इसमें देखो क्या पूछा है, कृत कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्रिया के साथ। ठीक है, और तद्धित पूछा जाएगा तो संज्ञा के साथ जुड़ते हैं, सर्वनाम के साथ और विशेषण के साथ, कौन से, तद्धित। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। आपको पता चाहिए पश्चिमी हिंदी, ठीक है, यानी कि एक तो पश्चिमी हिंदी आ जाती है, एक राजस्थानी हिंदी आ जाती है आपकी, ठीक है, और एक आती है आपकी गुजराती हिंदी। ठीक है, गुजराती हिंदी, इन तीनों हिंदियों का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किस अपभ्रंश से हुआ, तो सोर्स यानी अपभ्रंश। अर्धमागधी से पूछा जाए तो अर्धमागधी से हुआ तुम्हारा पूर्वी हिंदी का विकास। ठीक है, पूर्वी हिंदी का विकास। ठीक है, और मागधी से, ठीक है, बिहारी का, बांग्ला का, उड़िया का और असमिया का विकास किससे हुआ है, मागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी
कल क्रांति थी में अलंकार है। ठीक है, आपको बताइए जिस शब्द के यानी कि जिस शब्द में सा सी से ऐसा जैसा सरिस जो शब्द आते हैं अलंकार के बीच में, तो यानी कि वो होता है तुम्हारा तुलना, तुलना की जाती है इन शब्दों के अनुसार। तो तुलना में जो आता है वो कौन सा आता है तुम्हारा उपमा अलंकार। इसको ऑप्शन नंबर सही आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन है चांद का मुंह टेढ़ा है किसका, यानी काव्य है। ठीक है, यानी चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य किसका है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध। आपको पता है चांद का मुंह टेढ़ा तो गजानन माधव मुक्तिबोध। अगर आ जाए कि कला और बूढ़ा चांद, ठीक है, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, यह आ जाएगा आपका सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक है, किसकी आ जाएगी सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन है युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बात चलिए कि युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या होगा सनातन। अगला क्वेश्चन है जाना है तो जल्दी जाओ वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर है कि जाना है तो जल्दी जाओ, यहाँ पर यानी कि बहुत कम समय के लिए रुका जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा जाना है। ठीक है, यहाँ पर लगेगा आपका कोमा जिसे कहते हैं अल्प विराम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जाना है तो जल्दी जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन है। आपको पता है मूर्धन्य व्यंजन कौन सा आता है तुम्हारा टै वर्ग आता है। ठीक है, टै के साथ तुम्हारा शय भी मूर्धन्य होता है और ऋषि भी मूर्धन्य होता है। ठीक है, इसके अंदर जो आते हैं तुम्हारे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये भी तुम्हारे टै वर्ग के अंतर्गत जाते हैं। तो कौन सा जाएगा उच्चारण स्थान मूर्धन्य। अगला क्वेश्चन है भारतीय 22 भाषाओं में जोड़ी गई 21वीं 22वीं भाषाएं हैं। आपको बताना चाहिए यानी कि जो तुम्हारी की 22वीं अनुसूची है यानी कि 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं 22 भाषाएं। ठीक है, उसमें जो यानी कि 21वीं और 22वीं भाषा जोड़ी गई थी वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, आपको पता है कि लास्ट में तुम्हारा 92वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था 2003 में। ठीक है, इसके द्वारा बोडो डोगरी मैथिली संताली। ठीक है, कौन कौन सी जोड़ी गई थी, एक जोड़ी गई थी आपकी बोडो, एक जोड़ी गई थी डोगरी, डोगरी एक जोड़ी गई थी मैथिली, मैथिली और एक थी आपकी संथाली। ठीक है, संथाली। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही इनका क्रम है। ठीक है, यानी कि 19वीं, ठीक है 19वीं कौन सी की बोडो, 20वीं डोगरी, मैथिली 21वीं और संथाली 22वीं। ठीक है, इसमें आप ऑप्शन देखो ऑप्शन कौन सा आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, मैथिली और संथाली। अगला क्वेश्चन है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। यहां पर बात चलिए किस शब्द की रचना जो हुई है वो कैसे हुई है प्रत्यय से। अब देखो अभियोग क्या इसमें प्रत्यय है, नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इसमें आता है आपका उपसर्ग। ठीक है, अभि प्लस योग। ठीक है, व्यायाम तो इसका आएगा बी। ठीक है, व्यय प्लस आयाम। ठीक है, इसमें आ जाएगा तुम्हारा व्यायाम का, इसमें भी उपसर्ग आएगा और अपमान में भी उपसर्ग आप निकल लगा है। ठीक है, ठीक है, इसमें जो आ जाएगा तुम्हारा यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि किसी भी शब्द की यानी कि जो उत्पत्ति हुई है वो प्रत्यय से नहीं हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखो वृश्चिक शब्द का तद्भव होगा, यानी कि वृश्चिक तुम्हारा कैसा शब्द है तत्सम शब्द है और जिसका तद्भव बनेगा वो क्या बनेगा बिच्छू। ठीक है, क्या बनेगा बिच्छू। अगला क्वेश्चन है पत्र लेखन का प्राथमिक उद्देश्य, ठीक है उद्देश्य पे तत्व, यानी पत्र लेखन का प्राथमिक तत्व क्या होता है। आपको समझिए कि पत्र लेखन के 6 तत्व होते हैं। ठीक है, जिसमें से अगर पूछा जाएगा कि प्राथमिक तत्व क्या होता है, प्राथमिक तत्व उद्देश्य होता है। ठीक है, और जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वो होता है आपका संक्षिप्त। ठीक है, संक्षिप्तता। अगला क्वेश्चन है अधिसूचना किस शैली में लिखा जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अन्य पुरुष शैली में। अगला क्वेश्चन है एक पेड़ की याद किसकी रचना है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शेखर जोशी। एक पेड़ की याद किसकी रचना है तो शेखर जोशी की। कपिल का पेड़ आ जाएगा तो कपिल का पेड़ आएगा आपका किसका राजेश जोशी का। अगला क्वेश्चन है कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल विजय का उल्लेख मिलता है। आपको पता है कि कश्मीर शासक कौन थे ललितादित्य मुक्तापीड़। ठीक है, इन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। ठीक है, और जो इसका उल्लेख मिलता है वो किसकी पुस्तक में मिलता है, वो मिलते हैं तुमको कल्हण की पुस्तक में। ठीक है, कल्हण, और कल्हण की पुस्तक कौन सी थी राज तरंगड़ी। ठीक है, क्योंकि राज तरंगी में ही कश्मीर का पूरा इतिहास वर्णित है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। आपको पता है कि उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 53,483 वर्ग किलोमीटर है और भारत के संदर्भ में जो परसेंटेज भाग रखता है वो कितना रखता है तो 1.69% है। ठीक है, ऐसे आता है कि जनसंख्या के मामले में उत्तराखंड भारत में कौन सा स्थान रखता है, ठीक है परसेंटेज में। ठीक है, जनसंख्या में अगर बात आएगी तो आता है उसका 0.83% है, क्योंकि कुल जनसंख्या कितनी अपनी उत्तराखंड की, इसका 186,200
92। ठीक है, ये यानी कि जनसंख्या आ जाएगी उत्तराखंड की, और ये क्षेत्रफल आ जाएगा उत्तराखंड का। जनसंख्या के अनुसार प्रतिशत कितना है भारत का, तो 0.83%, ठीक है, 83%, ठीक है, और क्षेत्रफल के अनुसार तो 1.69%। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार विद ने उत्तराखंड चित्रित धूसर संस्कृति का साम्य महाभारत के काल से स्थापित किया था? ठीक है, यानी कि किस इतिहासविद ने उत्तराखंड के चित्रित धूसर संस्कृति का, यानी कि जो चित्रित धूसर संस्कृति मिली थी उत्तराखंड से, यानी कि उसका जो यानी कि उल्लेख किया है वो किस काल से किया है? ठीक है, महाभारत काल से किया है। तो वो किसने किया है? इसका ऑप्शन से आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसने किया है? बीबी लाल ने। अगला क्वेश्चन है, गोविशाल नगर का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किस पर्यावरणविद ने किया था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कनिंघम ने। यानी कि गोविशाल का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसने किया था? कनिंघम ने। पूछा जाता है कि भारत में पुरातत्व का जनक कनिंघम, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक आता है तो हेनवुड। ठीक है, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक हेनवुड, और भारत में पुरातत्व का जनक तो कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है फ्रेंड्स, और पूछ रहा है आपसे, यानी कि जो गोविशाल, यानी कि काशीपुर को जो गोविशाल कहा था वो किसने कहा था? वो क्या था आपके? हुएनसांग ने। किसने कहा था? हुएनसांग ने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, और गोविशाल का अर्थ क्या होता है? गाय का सिंह। ठीक है, वो जाए कि गोविशाल से जो सिक्कों की खोज की थी वो किसने की थी? अगर सिक्कों की खोज आएगी तो वो आएगा तुम्हारा केपी नोटियाल। अगला क्वेश्चन है, किस चंद्र शासक ने कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए गूंठ दान देना शुरू किया था? ठीक है फ्रेंड, ये होती है तुम्हारी गूंठ भूमि। ठीक है, जो तीर्थयात्रियों को दी जाती है। ठीक है फ्रेंड, और इसकी जो शुरुआत की गई थी, ये की गई थी 1673 में। किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आएगा, बाज बहादुर चंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पंचक्की के लिए पहला कानून किस वर्ष बना? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1842 में। आपको समझिए पंचक्की, पंचक्की मतलब घराट होते हैं, यानी कि उसमें यानी कि फैन लगा हुआ होता है, पंखा, उसके ऊपर यानी कि वाटर गिराते हैं, उसके अनुसार जो पार्ट होते हैं चक्की के वो चलते रहते हैं, और वहाँ पर, ठीक है, यानी कि चक्की चलते रहते हैं और वहाँ पर आटा पीसा जाता है। और जो आपको समझे कि जो घराट होते थे उसमें दो प्रकार के कलर थे, एक तो मौसमी होते थे और एक सदाबहार। ठीक है, मौसमी से 1 रुपया लिया जाता था और सदाबहार से 2 रुपये। ठीक है, सदाबहार आपको पता नहीं कि हर समय चलते हैं, और मौसमी यानी कि मौसम अनुसार ही चलते थे। ठीक है, अब पूछा है कि पंचक्कियों को जो केंद्र सरकार ने उद्योग का दर्जा दिया था वो कब दिया था? ठीक है, इन्हें उद्योग का दर्जा दिया था अप्रैल 2001 में। ठीक है, कब दिया था उद्योग का दर्जा? अप्रैल 2001 में। किसने दिया था? केंद्र सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, विलियम ट्रेल के शासन विलियम ट्रेल के शासन को किसने माँ बाप सरकार, सख्त तथा एकतंत्री बताया है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एटकिंसन ने। अगला क्वेश्चन है, पहली बार उत्तराखंड में किस वर्ष वन आंदोलन हुआ? आपको समझिए, यानी कि पहली बार उत्तराखंड में वन आंदोलन हुआ था, कब हुआ था? तो 1861 में। किसने कराया था? हेनरी रैमजे ने। किसने कराया था? हेनरी रैमजे ने। और इस समय जो यानी कि टिहरी रियासत के राजा थे वो कौन से थे? वो थे तुम्हारे भवानी शाह। ठीक है, कौन थे? भवानी शाह। अगला क्वेश्चन है, धात पत्र का प्रकाशन किसने किया? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, धात पत्र का प्रकाशन लोकेश नवानी ने किया था, और कहां से निकलता था? ये निकलता था आपका देहरादून से। कहां से निकलता था बताओ? देहरादून से। ठीक है, अब पूछा कि धाद नामक संस्था वो थी तुम्हारी कहां पर? पिथौरागढ़ में, और पत्र देहरादून से। अगला क्वेश्चन है, कालू मेहरा को 1857 की क्रांति में भाग लेने के लिए किसने प्रेरित किया था? ठीक है, आपको पता है 1857 की क्रांति कब हुई थी? ठीक है, पूछा जाता है कि भारत में कब फैल गई थी? ये फैली थी 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को। सर्वप्रथम जो इसमें बलिदान दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था मंगल पांडे ने। कब दिया था बताओ? ये दिया था ना 8 अप्रैल। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी किसे? मंगल पांडे को। ठीक है, अब पूछा है कि कालू मेहरा, ये भी कहा जाता है कि उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? कालू मेहरा। कालू मेहरा का जन्म कब हुआ था बताओ? इनका जन्म हुआ था 1831 में, बिशुंग गांव चंपावत में। ठीक है फ्रेंड, और अब पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यानी कि 1857 की क्रांति में भाग लेने के लिए, ठीक है, कालू मेहरा को जो किसने प्रेरित किया था? इसका ऑप्शन आ जाएगा बाजिद अली शाह ने। ठीक है, किसने किया था? बाजिद अली शाह ने, यानी कि अवध के अंतिम नवाब कौन से थे तुम्हारे? बाजिद अली शाह। अगला क्वेश्चन है, कुली एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जहरी खाल। जहरी खाल कहाँ पड़ता है आपका? या था आपका पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, आपको पता है कुली एजेंसी की स्थापना हुई कब थी? 1908 में हुई थी। किसने की थी बताओ? जोध सिंह नेगी ने। ठीक है, कब की थी? जोध सिंह नेगी ने की थी, और कब की थी? 1908 में की थी। ठीक है, और कुली एजेंसी कब समाप्त कर दी गई थी? ये समाप्त कर दी गई थी 1923 में। और इसके जो अंतिम सचिव थे, अध्यक्ष थे, वो कौन थे? शालीग्राम सिंह। ठीक है, कौन थे? शालीग्राम सिंह। और क्यों स्थापित की गई थी? यानी कि जो कुली बेगार प्रथा चली थी उसका अंत करने के लिए कुली एजेंसी बनाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स,
और जैसे ही कुली एजेंसी यानी कि जो कुली बेगार प्रथा समाप्त हो गई थी वो कब हुई थी, 1921 में हुई थी, और जो पूर्णतः समाप्त हुई थी वो 1923 में हुई थी, तभी इस एजेंसी को भी समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुली बेगार आंदोलन से संबंधित रजिस्टर था। ठीक है, जैसे आपको पता है कुली बेगार यानी कि कुली बेगार जो आंदोलन समाप्त हुआ था वो कब हुआ था, ये हुआ था 13-14 जनवरी 13-14 जनवरी, ठीक है, 1921 में। कहां पर हुआ था, बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे। ठीक है, और यानी कि इसी के संबंध में, यानी कि जब कुली बेगार आंदोलन समाप्त हो गया था तो इसी के संबंध में एक मेला लगता है बागेश्वर में। कौन सा लगता है, तो उत्तरायणी मेला। उत्तरायणी मेला लगता है, कब लगता है, वो भी 13-14 जनवरी को लगता है। ठीक है, और उस नदी में जो रजिस्टर फेंके गए थे, ठीक है, उस रजिस्टर का नाम क्या था, वो था तुम्हारा मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स। ठीक है, मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के जननायक उपनाम से जाने जाते हैं। ठीक है, यानी कि जननायक किसका उपनाम है, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन है, हरगोविंद पंत। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। आपको पता नहीं है कि यानी कि उत्तराखंड की एकमात्र जनजाति है जिसके द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, यानी कि अगर सर्दी पड़ती है यानी कि जाड़े पड़ते हैं तो वह यानी कि पहाड़ों से नीचे उतर आते हैं। ठीक है, और गर्मी पड़ने लगती है तो पहाड़ों पर चले जाते हैं। ठीक है, उस जनजाति का नाम है भोटिया जनजाति। ठीक है, भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास आता है तुम्हारा, ठीक है, मुंडा, मुंडा, ठीक है, या फिर गुंसा। ठीक है, गुंडा या मुंसा। ठीक है, क्या आता है, शीतकालीन आवास भोटियों का तो आता है तुम्हारा गुंडा या मुंसा। ठीक है, गुंडा या मुंसा आता है। ठीक है, और पूछा जाए कि इनका यानी कि जो ग्रीष्मकालीन आवास है वो कौन सा है, तो वो है तुम्हारा मैथ। ठीक है, और ये फॉरेस्ट गार्ड पेपर में आ चुका है कि भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास का नाम है, तो क्या है, मैथ। अगला क्वेश्चन है, हाथी पांव पर्वत कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाथी पांव पर्वत आएगा तो मसूरी आएगा। ठीक है, और पूछा जाएगा तुमसे कि हाथी पर्वत आएगा तो जोशीमठ चमोली में आएगा। ठीक है, और हाथी पांव पर्वत मसूरी। अगला क्वेश्चन है, झंडा चौक बाजार कहाँ लगता है। ठीक है, यहाँ पर बात चलेगी इसकी, झंडा चौक बाजार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कहाँ पर लगता है, कोटद्वार में। अब हो जाएगी झंडा मेला कहाँ लगता है, तो झंडा मेला जाएगा आपका देहरादून में। ठीक है, और झंडा चौक बाजार कोटद्वार में। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग पर डाक टिकट कब जारी किया गया था। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कस्तूरी मृग पर डाक टिकट जारी किया गया था 1972 में। आपको पता है, ठीक है, एक आया था तुम्हारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वो आया था आपका 1972 में। इसे कस्तूरी मृग को संरक्षित किया गया था और मोनाल पक्षी को संरक्षित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, एक आया था, ठीक है, यानी कि एक आया था तुम्हारा अधिनियम 1974 का। इसके तहत जो तुम्हारे यानी कि साल वृक्ष था उसे संरक्षित, यानी साली ब्रांस वृक्ष को संरक्षित किया गया था 1974 में। ठीक है फ्रेंड्स, एक आता तुम्हारा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, वो आता है आपका 1986 में। अगला क्वेश्चन है, मल्लानेश्वर महादेव मंदिर किस जनपद में स्थित है। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मल्लानेश्वर महादेव मंदिर चंपावत में। अगला क्वेश्चन है, 2018 में जॉर्ज एवरेस्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया। इसका आपको पता है कि जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहाँ स्थित है, मसूरी में स्थित है, जिसका यानी कि निर्माण कब हुआ था, तो 1832 में हुआ था। ठीक है, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का निर्माण मसूरी में 1832। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं कहीं 33 भी दे रखा है, ध्यान रखना। ठीक है, और जो यानी कि जब फेस्टिवल यानी कि जब हाउस तुम्हारा मसूरी में स्थित है तो फेस्टिवल भी तो वहीं आयोजित होगा, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मसूरी में। अगला क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कहाँ स्थित है। आपको चाहिए इसकी बात चलिए, यानी कि भेल। ठीक है, भेल, और भेल कहाँ स्थित है आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राज्य ब्रांड एम्बेसडर कौन है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वंदना कटारिया। वंदना कटारिया को ठीक किस नाम से जानते हैं, हैट्रिक गर्ल्स के नाम से। किस खेल से संबंधित है, यह तुम्हारी हॉकी खेल से संबंधित। किस जनपद की है, तो यहाँ आपकी हरिद्वार की। ठीक है, कहाँ की है, हरिद्वार की। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2020 को पद्म भूषण किसे दिया गया। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2020 को पद्म भूषण किसे देगा, अनिल प्रकाश जोशी को। ठीक है, एक आती है तुम्हारी हैस्को संस्था। ठीक है, हैस्को हैस्को संस्था। ठीक है, वो भी किसकी, तुम्हारी अनिल प्रकाश जोशी की। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आइडल 12 के गायक विजेता पवनदीप राजन उत्तराखंड के किस जनपद से है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पवनदीप राजन, ठीक है, इंडिया आइडल विजेता हैं कौन से सीजन के, 12वें के। ठीक है, और जो ये जनपद से संबंध रखते हैं वो किस जनपद से रखते हैं, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चंपावत से। अगला क्वेश्चन है, मिस उत्तराखंड 2021 कौन बनी है। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शालिनी डोभाल। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सूर्या होप
किस प्रदेश से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर स्थान भी ना पूछ के क्या पूछ लिया गया है कि किस प्रदेश या फिर राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड से। आपको पता है ऑपरेशन सूर्या होप कब चला गया था? ये चला गया था तुम्हारा, यानी कि जो केदारनाथ आपदा हुई थी, कब हुई थी? ये हुई थी 16-17 जून। ठीक है, 16-17 जून 2013 को। ठीक है, 16-17 जून 2013 को हुई थी कौन सी? केदारनाथ आपदा। ठीक है, इसी में चला गया था तुम्हारा 17 जून से 2 जुलाई तक। ठीक है, 17 जून से 2 जुलाई तक चलाया गया था ऑपरेशन सूर्या होप। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार किस जनपद के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताइए 17वीं वन रिपोर्ट कब आई है? या ये आपकी 2021 में। ठीक है फ्रेंड्स, और कौन से नंबर के? 17वीं। ठीक है, यानी कि राज्य में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है 2021 में वनों में, तो वो कौन सा जनपद आएगा? तो नैनीताल। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा आएगा? नैनीताल। अगला क्वेश्चन है दुनिया बुग्याल किस जनपद में स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दुनिया बुग्याल चमोली में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। ठीक है, इसमें से बताना है कि उत्तराखंड के इतिहासकार कौन नहीं है। हरिकृष्ण रतोड़ी बिल्कुल हैं, बद्रीदत्त पांडे बिल्कुल हैं, शिव प्रसाद डबराल बिल्कुल हैं। ठीक है, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गढ़वाल दर्शन की बात चलेगी तो कौन आएंगे? शिवानंद नौटियाल। ठीक है, और आता है एक तुम्हारा गढ़वाल। ठीक है, गढ़वाल वर्णन, गढ़वाल वर्णन। ठीक है फ्रेंड, गढ़वाल दर्शन शिवानंद नौटियाल, और गढ़वाल दर्शन आएगी तो हरिकृष्ण रतोड़ी। अगला क्वेश्चन है पर्वतों की नगरी नाम से प्रसिद्ध है। आपको पता है उत्तराखंड में दो स्थान है, एक तो कहते हैं पर्वतों की नगरी, ठीक है, और एक कहते हैं पर्वतों की रानी। ठीक है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ध्यान रखना। पर्वतों की रानी आएगी तो मसूरी आ जाएगी, और पर्वतों की नगरी आएगी तो रानी खेत। रानी खेत अल्मोड़ा में पड़ता है, मसूरी देहरादून में। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया कि पर्वतों की नगरी नाम से प्रसिद्ध है तो रानी खेत, रानी आएगा तो मसूरी। अगला क्वेश्चन है खिड़ाताल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है संगला कोठी मेला किस जनपद में लगता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संगला कोठी का मेला जो लगता है किस जनपद में लगता है? पौड़ी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है गोचर मेले की शुरुआत कब हुई? आपको बताइए गोचर मेले की शुरुआत कब हुई थी? 1943 में। कब लगता है? ये लगता है तुम्हारा 14 नवंबर को। क्यों लगता है? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इसकी शुरुआत की थी वो किसने की थी? वो की थी ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 1943 में, किसके द्वारा? कमिश्नर बर्नेडी द्वारा। ठीक है, कहाँ लगता है गोचर मेला? तो चमोली में। अगला क्वेश्चन है उत्तरायणी मेले को कुमाऊं का सबसे लोकप्रिय मेला किसने कहा? ठीक है फ्रेंड, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सैरमन ओकले ने, क्योंकि उत्तरायणी मेले का इन्होंने वर्णन किया है अपनी पुस्तक में, जिसका नाम है होली हिमालय। ठीक है, क्या नाम है? होली, होली हिमालय। ठीक है, इस पुस्तक में, ठीक है, सैरमन ओकले ने वर्णन किस मेले का किया है? तो उत्तरायणी मेले का। उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है? बागेश्वर में। अगला क्वेश्चन है सुदमन आभूषण किस अंग में पहना जाता है? ठीक है फ्रेंड, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सुदमन आभूषण जो पहना जाता है वो कहाँ पहना जाता है? पैर में। ठीक है, चंद्रहार, चंद्रहास वो गले में पहना जाता है, बुलाक नाक में पहना जाता है। ठीक है, मुंदरी, ठीक है, मुंदरी एक तरह की होती है तुम्हारी अंगूठी, वो हाथ में पहना जाता है। ठुआक भी तुम्हारा हाथ में पहना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के कला पर्यटन व संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर 2021 किसे बनाया गया? यानी कि उत्तराखंड के कला पर्यटन संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पवनदीप राजन। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजा मंडल का गठन कहाँ किया गया? ठीक है, यहाँ पर बात चली है कि उत्तराखंड स्वाधीनता आंदोलन के दौरान, ठीक है, टिहरी प्रजा मंडल का गठन कहाँ किया गया? ठीक है, आपको पहले पता होना चाहिए कि टिहरी प्रजा मंडल की स्थापना हुई कब थी? इसकी स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1939 में। कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी देहरादून में। ठीक है, देहरादून में हुई थी। इसके संस्थापक थे श्रीदेव सुमन। ठीक है, किसके घर पर हुई थी? श्याम सिंह नेगी के। स्थान कौन सा था? चक्खू वाला देहरादून। अगला क्वेश्चन है हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर, ठीक है, यहाँ पर बात चलिए किसकी? हार्क की। ठीक है, हार्क। ठीक है, हार्क की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1988 में। कहाँ पर हुई थी? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 189, यानी कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं? तो 189 व्यक्ति निवास करते हैं। कहां पर? गढ़वाल की प्रथम महिला लेखिका हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति डोभाल। विद्यापति डोभाल। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में कहां आयोजित किए जाएंगे? ठीक है फ्रेंड्स, कहां आयोजित किए जाएंगे नहीं, अब यहां पर हो गया कि किए गए हैं।
ठीक है, किए गए थे। ये हो गए हैं तुम्हारे 2022 में। ठीक है, कहाँ पर हुए थे? ये हुए थे तो आपके बर्मिंघम। ठीक है, कहाँ पर हुए थे बताओ? बर्मिंघम। ठीक है, बर्मिंघम में हुए थे, बर्मिंघम में। और ये पड़ता है तुम्हारे कहाँ पर? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली नेत्रहीन आईएएस महिला कौन बनी है? ठीक है, यानी कि नेत्रहीन यानी कि जो अंधी हैं वो तुम्हारी आईएएस महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रांजल पाटिल। अगला क्वेश्चन है, किसने कृषि के लिए अलग विभाग, ठीक है, दीवान ए को ही, ठीक है, दीवान ए को ही का गठन किया? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही कौन आए थे बताओ? ये आए थे तुम्हारे इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता कब आए थे? 1333 में। किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है, आपको पता नहीं है, इन्होंने यानी कि कृषि के यानी कि कृषि का विभाग बनाया था, क्या नाम था जिसका? दीवान ए कोही। ठीक है, सबसे यानी कि जो यानी कि विद्यमान शासक था दिल्ली सल्तनत का, वो भी कौन से आते हैं तुम्हारे? इल्तुतमिश नहीं, इल्तुतमिश नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के सबसे बुद्धिमान शासक तो कौन आते हैं? वो भी तुम्हारे मोहम्मद बिन तुगलक। अब हो जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है, पागल बादशाह कहा जाता था। ठीक है, क्यों कहा जाता था? क्योंकि यानी कि ये कोई भी कार्य करते थे तो उसमें सफल नहीं होते थे। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थापित की थी? दौलताबाद। ठीक है, देवगिरी, देवगिरी स्थापित की थी और उसका नाम क्या रखा था? दौलताबाद। अगला क्वेश्चन है, भारत का साइलेंट यानी कि सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर, सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर कहाँ स्थित है? आपको बताइए कि भारत का जो सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है वो कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। ये कहाँ पड़ता है आपका? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या है? ठीक है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका इससे पहले जो नाम था इसका वो क्या था? ठीक है, इसका नाम था गैट। ठीक है, गैट की स्थापना कब हुई थी? करीब इसकी स्थापना हुई थी 1948-49 में। ठीक है, और जो तुम्हारा WTO नाम दिया गया था वो कब दिया गया था? ये दिया गया था 1 जनवरी, ठीक है, 1995 में। ठीक है, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। अगला क्वेश्चन है, पिनाक है, यानी पिनाक के बारे में बताया कि पिनाक क्या है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहु बैरल रॉकेट प्रणाली। क्या है पिनाक? एक रॉकेट। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में आईपीएल, ठीक है, यानी कि वर्तमान में आईपीएल का कौन सा संस्करण चल रहा है? ठीक है, अब पूछा जाए कि 2023 के अनुसार, 2023 के अनुसार पूछा जाएगा तो आगे आपका ये 16वां संस्करण। ठीक है, और ये बात चल रही है तुम्हारी किसकी? 2022 की। ठीक है, 2022 के अनुसार कौन सा आएगा? 15वां संस्करण, और 2023 के अनुसार 16वां संस्करण। क्योंकि पहली बार जो आईपीएल आयोजित किया गया था वो कब किया गया था? 2008 में। ठीक है, आप काउंटिंग करके देख लेना कि 2023 में 16वां जाएगा और 2022 में कौन सा जाएगा? 15वां। अगला क्वेश्चन है, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ईरान में। अगला क्वेश्चन है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ठीक है, आपको बताइए दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? यह आपकी चिनाब पर। किस नदी पर है बताओ? चिनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की लहरें सर्वप्रथम पहुंचती हैं कहलाता है, यानी कि भूकंप की तरंगें जो सर्वप्रथम पहुंचती है जिस स्थान पर, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। अब पूछा जाए कि भूकंप की उत्पत्ति जो होती है जिस स्थान से, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं केंद्र। ठीक है, केंद्र कह दो या फिर कह दो नाभि। ठीक है, भूकंप की उत्पत्ति केंद्र या नाभि से होती है। ठीक है, और जब ये सर्वप्रथम उसके तह यानी कि जो लहरें पहुंचती हैं धरती पर, ठीक है, उस केंद्र को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अधिकेंद्र। अगला क्वेश्चन है, चूखा परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? आपको बताएं चूखा जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, यह है तुम्हारी भारत और भूटान के बीच की। किसके बीच की? भारत और भूटान के। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को भारत रत्न कब मिला? आपको बताइए ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था इन्हें नोबेल पुरस्कार? तो इन्हें मिला था 1998 में। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला तो अमर्त्य सेन। ठीक है, और एक ही साल बाद इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। कब दिया गया था? 1999 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश किस समिति ने की? ठीक है, आपको बताएं भारत में राष्ट्रीयकरण यानी कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश जो की थी वो किस समिति ने की थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हजारी समिति ने। आपको बताइए यानी कि सर्वप्रथम जो राष्ट्र यानी कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था बताओ? 1969 में। ठीक है, 19 जुलाई 1969 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। ठीक है, निजी क्षेत्र भी होता है उसमें और जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है वो भी, दोनों एक साथ, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताइए हम्पी, हम्पी कहाँ स्थित है? यह आएगा आपका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में आ जाएगा। और पूछा जाएगा किस नदी के किनारे है? तो
तुंगभद्रा नदी के। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? आपको पता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? ये हुआ था 1856 में। इस समय भारत के वायसराय कौन थे? वो थे तुम्हारे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी विधेयक किस प्रधानमंत्री के समय पारित हुआ? आपको दल बदल विरोधी जो विधेयक था वो किस प्रधानमंत्री के समय पारित हुआ? दल बदल आ जाएगा आपका तो 10वीं अनुसूची में। ठीक है, कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। ठीक है, कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 1985 में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? ठीक है, ये हुआ था 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, किस अनुसूची में रखा गया? तो 10वीं अनुसूची में। और ये किस समय हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राजीव गांधी के समय। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में रिट जारी की जा सकती है? यहां पर बात चलिए किसकी? उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, अगर हाई कोर्ट में रिट जारी करेंगे तो आएगा आपका आर्टिकल 226। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में करेंगे तो आर्टिकल 32। ठीक है, उच्च न्यायालय में जो रिट जारी करेंगे अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में तो अनुच्छेद 32 के तहत। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल कितने भाग हैं? ठीक है, यानी कि जब मूल संविधान था उसमें कितने भाग थे या फिर हैं? ठीक है, मूल संविधान में अगर पहले भी भाग पूछा जाएगा तो भाग 22 ही थे, और वर्तमान में भी कितने भाग हैं? 22 ही भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला प्रथम देश है? ठीक है, यानी कि राष्ट्रगान की जो शुरुआत की थी वो किस देश ने की थी? ऑप्शन नंबर ए, किसने की थी? जापान ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने की? आपको पता है कि भारत में जो सहायक संधि का जनक माना जाता है तो वो आते हैं कौन? डुप्ले। ठीक है, सहायक संधि के जन्मदाता तो आते हैं डुप्ले। ठीक है, पूछा है कि सहायक संधि की शुरुआत जो की थी वो किसने की थी? लॉर्ड बेलेजली ने। कब की थी? 1798 में। ठीक है, सहायक संधि को अपनाने वाला प्रथम निजाम कौन थे? तो वो थे तुम्हारे हैदराबाद के निजाम। ठीक है, कौन थे? हैदराबाद का निजाम। अगला क्वेश्चन है, WLL का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर आएगा वायरलेस इन लोकल लूप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ईमेल। ठीक है फ्रेंड, यानी कि इंटरनेट के द्वारा जो संदेश भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? ईमेल। अगला क्वेश्चन है, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कब की गई थी? 1984 में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किस भाषा को शिक्षा परक भाषा भी कहते हैं? यानी कंप्यूटर की एक भाषा है जिसे शिक्षा परक भाषा भी कहते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पास्कल को। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? ठीक है, यानी कि मुद्रास्फीति यानी कि जब मुद्रा का भाव कम होता है तो किसे लाभ होता है? तो ऋणी को, यानी कि जो कर्ज लेता है उसे लाभ होता है। अगला क्वेश्चन है, अंध महासागर किस महासागर को कहा जाता है? आपको बताएं, अंध महासागर किसे कहते हैं? ये कहते हैं अटलांटिक महासागर को। किसे कहते हैं? अटलांटिक महासागर को कहते हैं। पूछा कि अटलांटिक महासागर किस आकार का है? तो ऐसा आकार का है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राजस्थान में। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, और आज का अंतिम क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तुम्हारी अन्नाईमुदी। ठीक है, अन्नाईमुदी जो चोटी है तुम्हारी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आ जाएगी। अब हो जाएगी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, वो आ जाएगी तुम्हारी दोदा बेट्टा। ठीक है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो दोडा बेट्टा, ये है तुम्हारी नीलगिरी की। ठीक है, किसकी है बताओ? नीलगिरी की है। और ये जो तुम्हारी अन्नाईमुदी है वो किसकी है? अन्नामलाई पहाड़ी की। ठीक है फ्रेंड्स, अब पूछ जाए यानी कि भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो आगे तुम्हारी K2 गार्डविन आस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ठीक है, 8611 मीटर किसकी? K2 की। ठीक है, और कंचनजंगा पूछा है कि भारत की सबसे ऊंची हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, वो आगे आपकी कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा की कितनी ऊंचाई आती है? तो उसकी आती है 85-95 मीटर। ठीक है, 85-95 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं कहीं 95 भी दे रखा है, कहीं कहीं 96 भी दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत है, और आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी को बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताना है किस संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, आपको बताना है किस संशोधन द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है,
गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, सभी को बताना है आपको किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को, ठीक है, राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, जिसको अगर नहीं पता हो, ठीक है, चाहे इंटरनेट यूज करना या फिर किताब यूज करना, पर आपको कमेंट जरूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत है। जय भारत, जय उत्तराखंड।